ओके। आइए अच्छा, बैठिए। आप तृतीय श्रेणी अध्यापक रूप में कार्यरत हैं, कहाँ पर है इस समय? MGGS नंबर 1 भटक कॉलोनी मार्केट चौक सुन नहीं पाया साफ रूप से। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय नंबर 1 भट्टा कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन। अच्छा, शहर के अंदर ही हैं आप? जी सर। पर आप लगता है कि पहुंच वाले व्यक्ति है। और ये महात्मा गांधी जो स्कूल है इनका क्या, मैं ये क्यों है टाइटल ये? सर जो प्राइवेट स्कूल है वो इंग्लिश मीडियम जैसे प्राइवेट स्कूल है, तो हर अभिभावक चाहता है कि मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में हाँ पढ़े। जी। उस कमी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने यह कदम उठाया सर। महात्मा गांधी स्कूल अंग्रेजी माध्यम स्कूल है, आप ये कहना चाह रहे हैं? तो इसमें चयन का तरीका कोई और है या आप लोग चयनित हो जाते हैं फिर ये इंटरव्यू से क्या करते हैं? सर इंटरव्यू का जब हमारा जब चयन हुआ था 2022 में सर बेस्ड में, तो उस समय सर ओनली इंटरव्यू था। सो यू आर वेल वर्स्ड इन इंग्लिश, इसलिए लिया गया होगा आपको। अंग्रेजी अच्छी है। अंग्रेजी सर मेरा इतना अच्छी तो नहीं है अंग्रेजी, लेकिन इंटरव्यू के तहत उस समय के पोस्ट खाली थी सर, और टीचर मिल नहीं रहे थे। और आपको शहर में रहना था? हाँ जी, ये भी था। हनुमानगढ़ में एक किला भी है। जी सर। किसने बनवाया था वो? ये सर जैसलमेर के शासक थे भूपत भाटी, उनके द्वारा बनवाया। कौन सा किला है? भटनेर का। कुछ और भी नाम है क्या इसका लोकप्रिय रूप से? अब तो हनुमानगढ़ का दूर कहते हैं सर, नहीं, कुछ जिले का प्रहरी ऐसा कुछ नाम? हाँ, उत्तरी भारत का प्रहरी कहा जाता है। ऐसा कहते हैं। वहाँ कोई लड़ाई भी हुई हो इस जगह प्रसिद्ध मध्यकाल की? हाँ सर, मैं इसके जो मध्यकाल के अंदर जो तैमूर नग है उसके द्वारा 1398 में आक्रमण किया गया था। उस समय जो यहाँ के एक मुस्लिम सेनापति थे सर कमालुद्दीन, और एक यहाँ के जो सेनापति थे हिंदू सेनापति जो हिंदू धारा, तो उन दोनों ने व्यक्तिगत मुकाबला किया, लेकिन जो हिंदू सेनापति थे उन्होंने क्या है कि आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन कमालुद्दीन ने लास्ट तक लड़ाई की थी। और यहाँ पर एक जो महत्वपूर्ण घटना ये है इस दौरान की कि हिंदू और मुस्लिम जो महिलाएं हैं उन्होंने संयुक्त रूप से जोहर किया था। अच्छा, इसके अलावा भी एक और लड़ाई हुई है जिसके ऊपर एक मध्यकालीन रास्ता में बड़ा साहित्य भी लिखा गया, इसी के लिए मैं थोड़ा कोई बात नहीं। एक बागवानी का शौक है आपको और शिक्षण कार्य को रोचक बनाना, तो कैसे बनाते हैं रोचक आप? सर शिक्षण कार्य को रोचक बनाने के लिए मैं जितनी भी अदर एक्टिविटीज होती है, मेरा जो शिक्षण कार्य है वो मुख्य रूप से छोटे बच्चों तक 5वीं क्लास तक का मैं बच्चों पढ़ाता हूँ। तो कक्षा 1 से लेके 2 तक मेरा मैथ्स रहता है, और 3 से 5 तक मेरा EVS जो इन्वायरमेंट स्टडी पढ़ाता हूँ सर। तो बच्चों को सर मैं एक तो प्रकृति से जोड़कर, दूसरा सर जैसे मैथ का कंसेप्ट कराता हूँ, जो संक्रियाएं करवानी होती है, तो मैं फिर उनको जैसे कंकड़ के माध्यम से या कंचों के माध्यम से या कुछ कहानियों के माध्यम से मैं इस प्रकार उनको रोचक बनाने की कोशिश करता हूँ। साथ में बच्चों की वोकेबुलरी बढ़ाने के लिए सर, जैसे दीवार है तो दीवार के ऊपर मैंने वॉल लिख रखा है, गेट है तो गेट के ऊपर मैंने डोर लिख रखा है, ग्राउंड है तो जगह जगह पर उस पर ग्राउंड लिख दिया, जहाँ भी कोई चीज जैसे चेयर है उस पर चेयर लिख दिया। बच्चा देखेगा, देख के बहुत जल्दी सीखता है, इससे बच्चे का अवलोकन की क्षमता वो बढ़ती है। साथ साथ में बच्चे को वो बार बार हमें याद करवाने की दिक्कत नहीं आती। बच्चे फिर एक बच्चे से दूसरा बच्चा भी बहुत जल्दी सीखता है। आपका इसमें सर स्पेशलाइजेशन है आधुनिक भारत, जी मैम। है ना? तो आपका चूंकि स्नातक में भी हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य और इतिहास है, तो आप मैथ्स कैसे पढ़ा पाते हैं? मैथ्स का कोई विशेष टीचिंग की आवश्यकता नहीं है स्किल की, या आप कोई भी सामान्य उस तरह से चल जाता है आपका? मैडम जो प्राइमरी टीचर है उनको सब्जेक्ट की कोई बाध्यता नहीं होती। अच्छा। और जो टीचर देते हैं वो जो संस्था प्रधान सब्जेक्ट देता है ठीक। हाँ होता है, उसमें चारों सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। चूंकि आप आधुनिक भारत से हैं, तो मैं इसी में एक प्रश्न आपसे करना चाहूंगी कि देशी रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? मैडम जब भारत जब आजाद होता है और भारत संघ का निर्माण होता है, आजादी के बाद में भारत संघ का निर्माण होने के बाद सबसे बड़ी जो समस्या है संघ में जो रियासतों का विलय है वह सबसे बड़ी समस्या है। और संघ में विलय करने के लिए जो रियासती विभाग का गठन किया जाता है, और उसमें जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उनको उस जो बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जाता है, और उस समिति का और जो वित्त मेनन है उनको उनका सचिव बनाया जाता है। और उनकी उस समय से जूनागढ़, हैदराबाद और जो
जम्मू कश्मीर, ये 3 जो स्टेट हैं, तो वह विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं कर रही थी। लगभग करीब इसके जितनी भी रियासत थी, उन्होंने 14 अगस्त 1915 तक 1947 तक विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। लेकिन वो 3 जो रियासतें वह हस्ताक्षर नहीं कर रही थी, तो इन्होंने पुलिस कार्रवाई के द्वारा या समय थोड़ा-सा आगे पूरी डिटेल थोड़ा मेरे ध्यान में नहीं है। वहाँ के शासकों के बारे में नाम याद नहीं है मुझे थोड़ा। कोई बात सर। तो आप बोर्ड पे कुछ लिखा, आप अच्छा रोचक पढ़ाते हैं ना, तो क्या चीज रोचक तुमसे पढ़ाएंगे? बोर्ड पे पढ़ा के पढ़ा दीजिए। आपकी चॉइस कोई सर। हाँ नीचे डस्टर भी है, कोई नहीं जरा आपको ठीक कब तक हमने ये देखा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रकार से जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके और दिल्ली की सत्ता हथियाई थी, और साथ में हमने देखा था कि अलाउद्दीन खिलजी के जो भी पिछले हुए अभियानों के बारे में देखा था। और आज हम देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो प्रशासनिक सुधार है वह किस प्रकार किए थे, और प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत जो उसके जो आर्थिक सुधार है, आर्थिक सुधार के अगर हम जो बाजार व्यवस्था, जो बाजार नियंत्रण प्रणाली है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बाजार व्यवस्था का अभिप्राय क्या है। बाजार व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत जो आम जरूरत की वस्तुएं थी, जैसे अनाज है, ओढ़ने पहनने के कपड़े हैं, या दाल मसाले हैं, इसके अलावा घास हैं, घोड़े हैं, जो मवेशियों का बाजार है, उनकी कीमतें तय की गई थी, निश्चित की गई थी। कीमतों में किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की गई थी, कमी नहीं की गई थी। दूसरा, इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य में अलग अलग इतिहासकार हैं, वो अलग अलग विचार देते हैं। इनके जो समय के जो इतिहास लिखा हुआ है, बर्नी का जो बड़ा रोल रहा है, बर्नी ने तारीख गोलशाही में इसमें बताया है कि यह जो मंगोल आक्रमण हो रहे थे उस समय, मंगोल आक्रमण के समय उस आक्रमणों से बचने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को एक बहुत बड़ी सेना की आवश्यकता थी, और सेना को वेतन देने के लिए तमाम प्रयासों के बावजूद, जैसे आर्थिक सुधार किए थे, कुछ अलग टैक्सेस भी लगाए थे, जैसे गई कराए, चरी कराए, तो और कृषि में सुधार किए थे, इसके बावजूद भी राजकोष में इतना पैसा नहीं था कि सेना को वेतन, अच्छा वेतन दिया जा सके, या उनको एक अच्छी सेना तैयार की जा सके। अब दूसरा उपाय यही था कि सेना को वेतन कम दिया जाए या निश्चित वेतन दिया जाए, और निश्चित वेतन पर सेना किस प्रकार काम करे, तो उस उद्देश्य से यह बाजार व्यवस्था लागू की इसके गई। 2 अधिकारियों के नाम लिख दो आप, जो इस व्यवस्था के लिए बनाए थे उसने, कोई 2 अधिकारियों के नाम लिख दो। सदर एरियास, एक तो यह अधिकारी, ये सुल्तान के नीचे सबसे ऊपर सुल्तान होता था। नहीं, अधिकारियों के नाम लिखिए बस, सुल्तान को हम समझ रहे हैं। और सदरे सदर रियास, रियाला, नहीं, रियासत, हाँ, सेना मंडी। सदर रियासत तो पहले से भी रहा होगा। शहनाई मंडी हम मान सकते हैं कि इस काम के लिए बनाया गया था। इसके अतिरिक्त एक और बता सकते हैं कोई नाम जो इसी काम के लिए बनाया गया था? नाजिर थे। नाजिर भी रहते रहे हैं, नाजिर भी शुभ रहते हैं, और जो इसके लिए कहा, हाँ, तो वो बताइए ना, जो इसी काम के लिए था। नाजिर में नुक्ता लगाइए, बाजार में नुक्ता लगाइए। शाहाना मंडी, ये मंडी। ठीक है। आपने क्यों ये तो मेडिवल हिस्ट्री वाला जो शुरू किया है, हमारे यहाँ मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, ये 2 पक्ष हैं उसके। तो आधुनिक भारत के इतिहास को, आधुनिक भारत का इतिहास, ये जो डिवीजन है प्राचीन, मध्य और आधुनिक, ये सर्वप्रथम किसने किया था, इसके बारे में पता आपको? सॉरी सर, नहीं ध्यान में नहीं है। अच्छा, और ये जो आधुनिक भारत है, कब आरंभ होता है इसका इतिहास? ये 1707 के बाद से शुरू होता था, और मुख्य रूप से जो 1757 का जो प्रांतीय का युद्ध है, वहाँ से इसकी यहीं बढ़ा था।
1707 से शुरू होता है 1707 से सर औरंगजेब के पास। कि की मृत्यु के साथ ही ये शुरू हो जाता है आधुनिक। क्यों, ऐसा क्यों? सर इसमें जो मुगल शासक थे, तो जो मुगलों की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी या जो मुगलों की राजनीतिक व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था थी, वह औरंगजेब के सामने हमने पूर्ण समाप्त नहीं होती है, वह चलती रहती है, लेकिन यहाँ से मोटामोटी तौर पे समाप्त हो जाती है। जिसके बाद यहाँ से जो आधुनिक भारत के जो ब्रिटिश जो सरकार थी, वह भारत पर अपना अधिकार जमाने लग जाती है। आप हनुमानगढ़ जिले में हैं और कुछ सालों पहले तक हनुमानगढ़ किसी और जिले का एक हिस्सा था। कौन सा जिला? श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर। अच्छा, थोड़ा सा आपसे अंग्रेजी में भी बीच बीच में पूछेंगे ताकि आप आगे भी प्रैक्टिस करें। तो why was Sri Ganganagar named Sri Ganganagar? What is the reason for that name? लिखा है कि जो उसमें महाराजा गंगा सिंह थे, उनके नाम पर उनके द्वारा बसाया हुआ इसलिए मैंने नगर का, और मैंने वहाँ पर नहर जो निकाली, पहले रामनगर का नाम था, गंगा नहर निकाली, जिसके गंगा नहर, और उसके नाम पर गंगानगर। और गंग नहर का वर्तमान में रूप अभी है या लुप्त हो गया है या बढ़ गया है? 1927 में इसका उद्घाटन हुआ था और 1927 से निरंतर आज तक ये उसी रूप में चले जिस रूप में। ठीक है, ये तो आपने वहां तक का कर दिया। अब जो आप पढ़ा रहे हैं, क्या क्या विषय पढ़ा रहे हैं और कौन सी क्लासेस को पढ़ा रहे हैं? कक्षा 1 और 2 में मैडम मैं एक और मैथ्स, और कक्षा 3 से लेके 5 तक मैं एनवायरनमेंट स्टडी कर रहा हूँ, EVS पर्यावरण पे। हाँ एनवायरमेंटल स्टडी। प्लीज EVS का कुछ अभी पूछना चाहेंगे? हाँ, चलो ईवीएस भी पढ़ाते हैं, गार्डनिंग का शौक भी है क्योंकि पर्यावरण से रिलेटेड है। तो पहले तो मैं प्रश्न, मध्यकाल में रुचि आपकी दिख रही है, आप गार्डनिंग से लेकर के करना चाहेंगे कि ये जो मध्यकाल में बगीचे बहुत लगे, भारतीय स्थापत्य परंपरा में बगीचे शायद तभी लगे, तो कोई 4 बगीचे बताइए। गुलाब बाग कहाँ है? जो जोधपुर में बाबर के, और शालीमार बाग जो लाहौर के अंदर सच्चाई के बारे और एक औरंगजेब के द्वारा भी, और शारदा के बारे में जाएगा, और कश्मीर में, और एक जो नाम नहीं पता, सबसे नाम लिया, एक जो रहमतुल्लाह था, उनके द्वारा भी कश्मीर के बनाया गया। अच्छा, तो ये निशात बाग जो है वो कहाँ है, लाहौर में है या कश्मीर में है? निशात बाग सर लाहौर में, कश्मीर में नहीं। वही सर कंफर्म। एनवायरमेंट पे जैसा मैडम कह रही थी, ईवीएस आप पढ़ाते हैं, तो ईवीएस के कंपोनेंट क्या है इस क्लासों में? 3 से 5 क्लास में क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या घटक है उसके? सर जो प्रथम घटक है उनमें क्या है, अवलोकन करता है, और अवलोकन करके दर्द करता नहीं, किसका अवलोकन? है, में जो भी पेड़ पौधे हैं, यानी ज्योग्राफी है, प्रवेश आसपास जो भी अपना प्रवेश उसका बच्चा अवलोकन करे, अवलोकन करके समझ के साथ में उसको दर्ज कर। स्थानीय परिवेश, हिमालय की बात तो नहीं करेंगे आप गंगानगर में? नहीं, हिमालय की बात नहीं करेंगे, स्थानीय परिवेश की बात। ठीक, थैंक यू। यहाँ तो नकली परिणाम है, हाथ क्या दे दो, हाँ टाइम लगेगा। नहीं ठीक है ना, हाँ पानी आपके लिए रखा है, प्लीज लीजिए, आप पहले ले लेते हैं। ये तो आपकी प्रतिबद्धता दर्शाता है कि आप 2012 से 3rd ग्रेड टीचर का काम कर रहे हैं, पर आप लगातार लगे हुए हैं, आप संकल्पबद्ध तो दिख रहे हैं, निश्चित तो सफल होंगे आप, ईश्वर से प्रार्थना है। ड्रेस वगैरह भी आपकी बड़ी अच्छी थी, एक बात धीरे बोल रहे थे, शायद हमें लगा होगा आवाज कम आ रही थी आपकी ना। हाँ ले जाओ, आप लिख के ले जाओ, या बाद में लेगा, इसका भी हम देंगे आपको, तो थोड़ा आप धीरे बोल रहे थे। और हॉबी तो आप डिफेंड कर पाए, खासतौर से बच्चों को पढ़ाने में कोई रोचक बनाना, तो आपने वाकई हमें कन्विंस कर लिया, वो तो आपकी अच्छी थी। डिसिप्लिन जो आपका विषय की नॉलेज कमजोर रही,
और प्रेशर में आप जो है थोड़ा सा घबराते हैं, आपके हाथ दूसरे के बाद प्रैक्टिस करना आ जाए। सर मैं इसमें थोड़ा सा बात रखना। हाँ हाँ बिल्कुल, आप अपनी सारी क्वेरीज करना मेरे को। मैंने एक सेकंड रुक जाओ। ये जो हाथ कांपने वाली है ना सर, हाँ। मैंने घर पे भी खूब कोशिश की है, और मैं जहाँ पे मेरे को मौका मिलता है वहाँ पे भी खूब कोशिश करता हूँ। स्कूल में मैं कोशिश करता हूँ, प्रेयर सेशन में अलग से हम बोर्ड रखते हैं, स्पेशल मेरे लगा रखा, ये लगा रखा सर ने कहा आप यहाँ पे प्रैक्टिस करें। उसके बावजूद भी मैं नई जगह जाता हूँ, तब मेरा ये हाथ कांपते कांपते थे, पता नहीं क्या। नहीं ये नहीं होगा, आगे मैं कैसा सुनाऊंगा आपको। एक आपने जो इसमें लिखा ना बाजार व्यवस्था, तो इससे कुछ बात नहीं बनी। स्पष्ट नहीं अलाउद्दीन हुआ। अकबर- मैं ये लिख रहा था अलाउद्दीन, लेकिन वो हाथ कांप रहे थे, मैंने सोचा शॉर्ट में लिख दूं, इसलिए पहले ए लिखा था मैंने, ए लिख के वो इसलिए डिलीट कर लिया था। नहीं आप वो आपके हाथ नहीं कांपेंगे, वो आपने नसीरुद्दीन खोजा की कहानी पढ़ी होगी। उसमें ये होता है कि वो करा एक आदमी को बेवकूफ बना लेता है कि मैं तुझको जवान कर दूंगा, तो उसमें बंदर को याद मत करना। अब उसको पहले कहते तो बंदर को याद नहीं करना, हाथ आ गया बंदर। तो ये सोच के जाओगे कि मेरा हाथ कांपता है तो कांपेगा, आप सोचो कि मैं हाथ मेरा कांपेगा नहीं कांपेगा। बिल्कुल आपको इसको विचार को लाना ही नहीं है। जैसे आप बोर्ड पे जाते हो आपको लगता है तो मेरा हाथ कांपेगा। आप ये समझिए सामने कोई है ही नहीं, नर्वसनेस की जरूरत प्रैक्टिस नहीं। करो। ये सारा ये जो अपन ने जो आज ये प्रपंच रचा है, कि इसलिए रचा है कि आप उससे बाहर निकलो। ऐसी 2-4 जगह प्रैक्टिस कर लेना, ये मान के कि मैं आरपीएससी के अंदर जा रहा हूँ और ये कि मेरा हाथ नहीं, आपको इसका इस्तेमाल ज्यादा अच्छा करते हो। आपने कहा मैं रुचि कर तरीके से पढ़ाता हूँ, तो बोर्ड उसका एक हिस्सा होता ही होता है। तो आप इसको दिमाग में इससे निकाल दो, मेरा हाथ कांप। यंग व्यक्ति हो, हाथ कांपेगा ही नहीं। आप 70 साल का आदमी तो चाह के भी हाथ कांपने को रोक नहीं सकता, पर आप उम्र के इस तरफ हो, नहीं कांपेगा। और ठीक है, बाकी थोड़ा विषय को आप अच्छा करो। सर के आप पूछे। मेरा सर जो सब्जेक्ट है वो जोर से बोलो। सब्जेक्ट जो है सर मेरा हिस्ट्री की जगह आर्ट हिस्ट्री भरा गया था, और मेरा कोर्ट मैटर से कोर्ट में भी याचिका विचारा दिए हैं, उसके तहत हमें इंटरव्यू कॉल हुआ है। तो सर इसका फाइनल क्या रहे? आपने आर्ट हिस्ट्री क्या भर दिया था? सब्जेक्ट हिस्ट्री की जगह आर्ट हिस्ट्री भर दिया था। बाकी एमए का में हुआ हिस्ट्री हिस्ट्री में में क्या दिक्कत है? गलती हो गई ना वो तो आपसे। कोर्ट से मैं परीक्षा में एंट्री की है, तो उसके बाद में अब जो रिजल्ट निकाला ना इंटरव्यू के लिए, तो हमारे 61 लोगों का उस पर नहीं होगा। उस पर आप एमए किस में हो ये बताओ। हिस्ट्री में सर। तो वो आपसे टाइपोग्राफिकल मिस्टेक हुई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आरपीएससी को हॉस्टल नहीं होगी आपके खिलाफ, वो तब होती है जब आप किसी और कारण से, मेरी तो डिग्री नहीं थी, फिर उसके आरपीएससी को डिबेट ही नहीं आपसे इस बारे में। डिबेट तब होती है जब आर्ट हिस्ट्री का आदमी कहता है कि मैं आर्ट हिस्ट्री का हूँ, हिस्ट्री में बैठूंगा, तो आरपीएससी कहती है इसको ठिकाना लगाएगा। शुरू में आरपीएससी ने सर पक्ष रखा था अपना, कि हमने इनको मौका दिया था फॉर्म सुधार के लिए, इन्होंने अपनी सुधार जो त्रुटि है वो दूर नहीं की, हमने टाइम दिया था तो उस टाइम के दौरान इन्होंने किया नहीं। लेकिन फिर भी कोर्ट ने कहा एक बार आप परीक्षा में बिठाइए, परीक्षा में बिठाइए। वो आप उसमें आपको दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो कमीशन तब हॉस्टल होता है जब कमीशन के उसके खिलाफ आप जाते हो। कमीशन कह रहा है कि इसके अंदर आर्ट हिस्ट्री का आदमी नहीं बैठ सकता, आप आर्ट हिस्ट्री में एमए और फिर घुस रहे हो हिस्ट्री में, तो कोर्ट कहने से बिठा तो लेगा, पर फिर आपका इलाज करे। मैंने आपसे 2 सवाल पूछे, आप एमए का एमए हो, तो आप आरपीएससी की तरफ से अवैध कैंडिडेट नहीं। हिस्ट्री लिखा है ना। बस इंटरव्यू के लिए लेटर, अभी इंटरव्यू के लिए प्रोफेसर कहेंगे कोर्ट से आए हो, आपको लिखना पड़ेगा। इसने ये लिखा है जो आपका रिजल्ट है वो शील्ड रखा जाएगा। हाँ रखा जाएगा। ये एक समस्या तो है, सील रखेंगे वो, तो वो यदि आप जीत गए उसमें तो वो आपको पद मिलेगा, छाया पद भी सृजित की जाती। इसलिए साक्षात्कार के समय जाते समय आप इस अवसाद से ग्रसित मत होना कि मेरा तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ये सोचा ना कि मेरा तो होगा, क्योंकि कोर्ट फेवर में देगा यदि आरपीएससी नहीं माना। आप एमए हिस्ट्री में हो ना? हाँ जी। बस 5 बार मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, आपको कोई रोक नहीं सकता है कि आपके इंटरव्यू में अच्छा नंबर आए, आपको कोई नहीं रोक पाए। थैंक यू सर, गारंटी दे रहा हूँ। मेरा संशय दूर हुआ सर। हाँ, इस संशय मत रहो। अच्छा, जब आप क्लास में पढ़ाते हो जिस तब तो हाथ नहीं कांपता, नहीं क्लास में नहीं ठीक है ना। बहुत तो जब आप इंटरव्यू में होगे, आपको एक तो जैसे सर ने कहा सोचना ही नहीं है, दूसरा मैं मेरे क्लासरूम हूँ, ये पैनल नहीं है, मैं अपने एरिया में हूँ, मैं बिल्कुल बिल्कुल भी आप ओके। आपसे जो पूछा जा रहा है वो बच्चों को एड्रेस करने के लिए तो पूछा जा रहा है, जो ये लोग बैठे हैं इनसे तो कोई अर्थ नहीं है। वहां आपसे यही अपेक्षा रखी जाती है कि आप विद्यार्थियों को कैसे संप्रेषित करेंगे अपनी बात, वही मैटर करता है। इसलिए आप भूल जाइए कि सामने कौन है, नर्वसनेस निकाल दीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू।